औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज जंगल शाह किमाड़ी कराची में पिछले 5 सालों से केमिस्ट्री के लेक्चरर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। सिंध कॉलेज लेक्चर्स यूट्यूब चैनल के लिए ये मेरा सेकंड लेक्चर है। मैंने अपने पहले लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और चैप्टर 8 में हमने अपने पहले लेक्चर में 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे उनमें डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशहोल्ड एनर्जी विद न्यूमेरिकल्स शामिल हैं। पहले डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को मालूम करने के लिए फिजिकल मेथड्स या फिर केमिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिजिकल मेथड जो हमारे कोर्स में शामिल हैं वो 6 फिजिकल मेथड्स हैं जो ये हैं। नंबर 1, रिफ्रैक्टिव मेट्रिक मेथड। इस तरीकेकार में केमिकल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होने वाली तब्दीली को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। इस तरीकेकार में केमिकल में अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है उसमें आने वाली तब्दीली को ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरा तरीका है कोलोरिमेट्रिक मेथड। इस तरीकेकार में कलर इंटेंसिटी में आने वाली तब्दीली को ऑब्जर्व किया जाता है। चौथा तरीका हमारे पास एक कंडक्टिविटी मेथड। इसमें केमिकल के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में आने वाले तब्दीली को ऑब्जर्व किया जाता है। पांचवा तरीका हमारे पास है पीएच मेथड। इस तरीकेकार में केमिकल के पीएच में होने वाली चेंज को ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट में पोलेरिमेट्रिक मेथड है। इसमें केमिकल के ऑप्टिकल रोटेशन में होने वाली तब्दीली को ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में सबसे पहला काम यह किया जाता है कि रिएक्टिंग वेसल में से थोड़ा सा सैंपल निकाला जाता है मुख्तलिफ वक्फों के बाद। फिर उस सैंपल की किसी सुइटेबल रीजन के साथ टाइट्रेशन करवाई जाती है ताकि हम वहां से रिएक्शन का एंड पॉइंट भी मालूम करें और रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी यानी अमाउंट भी मालूम कर सकें। मिसाल के तौर पर एस्टर की हाइड्रोलिसिस अगर की जाए तो उस केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को मालूम करने के लिए केमिकल मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हम जब इसकी मीथाइल एसीटेट की एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस केमिकल रिएक्शन की रेट को मालूम करने के लिए हम केमिकल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल मेथड में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैट्री डिश में आइस क्यूब्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें डिस्टिल वाटर मौजूद होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस बीकर को इस आइस क्यूब्स के अंदर रख देंगे ताकि इस बीकर का पानी ठंडा हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एस्टर ऐड करेंगे। जैसे हम एस्टर ऐड करेंगे, एस्टर वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही जिस लम्हे हमने एसिटिक एसिड ऐड किया होगा उसी लम्हे हम टाइम नोट कर लेंगे और 10 ml पाइपेट के जरिए उस बीकर में से निकाल कर इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। जैसे हम कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml उस बीकर में से शामिल करेंगे उसी वक्त हम इसमें 2 ड्रॉप्स फेनोफ्थलीन इंडिकेटर के डाल देंगे। दूसरी तरफ हमने ब्यूरेट में पहले से सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई और स्टैंडर्ड बेस ब्यूरेट में भरा होगा। उस बेस के साथ इस कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद केमिकल की टाइट्रेशन करवाकर हम नोट कर लेंगे। जब 3 रीडिंग हमारे पास सेम आ जाएंगी फिर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कितनी देर में मुकम्मल हुआ है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। रफ्तार की बुनियाद पर केमिकल रिएक्शन की 3 टाइप्स हैं, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। पहले डिस्कस करते हैं स्लो रिएक्शन। Those reactions which proceed at extremely slow speed are called slow reaction। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से प्रोसीड होते हैं उनको हम कहते हैं स्लो रिएक्शन। ये रिएक्शन एक बहुत लंबे वक्त में मुकम्मल होते हैं। इन रिएक्शन की रफ्तार को मालूम करना काफी मुश्किल होता है।
इन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप देख रहे हैं लोहा है, ये बिल्कुल नया है, साफ है, इसको कोई जंग नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इस लोहे से ये लोहा कब बनेगा, यानी इसको जंग कब लगेगा। ये इंतहाई सुस्त रफ्तार केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, यह भी एक सुस्त रफ्तार रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर रेडियो एक्टिव डीके देखा जाए एटम का, यह भी एक स्लो प्रोसेस है। जमीन के अंदर पेट्रोलियम का बनना, यह भी एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फास्ट रिएक्शंस को। फास्ट रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड होते हैं, इतनी तेजी से प्रोसीड होते हैं 10⁻⁻⁶ सेकेंड की रफ्तार से ये प्रोसीड होते हैं। ये बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए इनकी रफ्तार को मालूम करना भी बहुत मुश्किल है। इन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनता है। इस केमिकल रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन है। लास्ट हमारे पास है मॉडरेट रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ना तो बहुत तेज होते हैं और ना बहुत स्लो होते हैं, बल्कि दरमियाने लेवल पर प्रोसीड हो रहे होते हैं और इनको एक्सपेरिमेंटली मेजर भी किया जा सकता है। ये चंद घंटों में कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी रफ्तार ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है, बल्कि दरमियाने लेवल के होते हैं, इसीलिए इनके रेट ऑफ रिएक्शन को आसानी से मेजर किया जा सकता है। इनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी ना, एक्टिवेशन एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। कॉमन एग्जांपल्स में शामिल है कोवेलेंट या ऑर्गेनिक रिएक्शन, जितने भी हैं ये सब के सब मॉडरेट रिएक्शंस में आते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल है मॉडरेट रिएक्शन की, और इसके नतीजे में एस्टर और वाटर बनता है। इस केमिकल रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। एक रीजन आपके सामने मौजूद है, ये हम अपने कल के लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाई सम रिएक्शंस आर फास्ट व्हाइल सम आर स्लो। सिंपल सी रीजन है, हर वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी वो रिएक्शन फास्ट होंगे, और जहां एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी वहां केमिकल रिएक्शन स्लो होगा। अब डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशहोल्ड एनर्जी को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको यूं भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द एनर्जी मस्ट एक्वायर बाय द एटम और मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू रिएक्ट एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब डिस्कस करते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी बेसिकली इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का मजमू होता है। जो भी केमिकल है उसकी अपनी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी जरूर होती है। एक बर्तन में दो डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं, लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन उनका टकराव इफेक्टिव नहीं है, यानी उस टकराव से कोई प्रोडक्ट नहीं बन रही। अब उस टकराव को इफेक्टिव बनाने के लिए हम उसको क्या देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी बेसिकली इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम है। जब केमिकल को एक्टिवेशन एनर्जी दी जाती है तो वो एक्टिव हो जाता है और उसके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन आ जाती है। जैसे मौसर टकराव होता है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं चंद न्यूमेरिकल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या थ्रेशहोल्ड एनर्जी से रिलेटेड है। ऊपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर थ्रेशहोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इक्वल होती है एवरेज इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के। पहले डिस्कस करते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पहला सवाल है, इन अ केमिकल रिएक्शन ए एरो बी, ए एक रिएक्टेंट है, बी एक प्रोडक्ट है, कहता है कि इस केमिकल रिएक्शन में द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज 20 किलो जूल्स पर मोल। कहते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में ए की इंटरनल एनर्जी है 20 किलो जूल्स पर मोल। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए इज 25 किलो जूल्स पर मोल, अगर ए की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है तो आप क्या करें, आप बताइए, कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कीजिए।
मैं डेटा बना लेता हूं। डेटा में आप देख रहे हैं एवरेज इंटरनल एनर्जी IE से रिप्रेजेंट किया जा रहा है 20 किलो जूल, यहां लिखी गई है, मैंने यहां लिख दी। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये 25 किलो जूल्स पर मोल, यहां लिख दी गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला आपके सामने है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने लिखा सॉल्यूशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एवरेज इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एवरेज इंटरनल एनर्जी हमारे पास है 20 और एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास है 25, दोनों की यूनिट सेम है, लिहाजा हमें कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी पड़ी। 20 और 25 को ऐड कर लिए तो 45 किलो जूल्स पर मोल हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। बहुत आसान न्यूमेरिकल था, लिहाजा इसमें मजीद न्यूमेरिकल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है और 2001 में भी ये सवाल आ चुका है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए एरो बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 31 किलोजूल्स पर मोल, द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए इज 20 किलोजूल्स पर मोल, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए। यानी ये कहना चाह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी 31 किलो जूल्स पर मोल है और उसकी इंटरनल एनर्जी अगर 12 किलो जूल पर मोल हो तो आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कीजिए। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में बहुत आसान तीन चीज बातें हैं इसमें। थ्रेशोल्ड एनर्जी लिख दी गई 31 है, इंटरनल एनर्जी है 12 किलो जूल्स पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास था थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एवरेज इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है, लिहाजा हम इंटरनल एनर्जी को यहां से वहां ले गए। जब ये यहां से वहां जाएगा तो यहां प्लस से वहां क्या हो जाएगा माइनस, लिहाजा थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर माइनस कर दिया जाए एवरेज इंटरनल एनर्जी को तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। यानी 31 में से 12 माइनस की हमारे पास आया 19 किलो जूल्स पर मोल। पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल मौजूद है, देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है 2014 का, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है। इस न्यूमेरिकल में बिल्कुल यही काम करना है, सिर्फ आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है। लास्ट टॉपिक हमारा है अच्छा, लास्ट टॉपिक से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल पेपर में एक एमसीक्यू आया है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन बिलो। ये डायग्राम गिवन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो एनर्जी शो की जा रही है 15, ये इंटरनल एनर्जी है और ये 40 जो गिवन है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब यहां से यहां तक वो एनर्जी है जो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज दिस, कितनी होगी 40 माइनस 15, 25 जूल्स एनर्जी होगी एक्टिवेशन। लास्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सवाल है फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए एरो बी द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 15 किलो जूल्स पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए इज 5 किलो कैलोरी पर मोल, कैलकुलेट द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए। इस सवाल में दो चीजें गिवन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है और एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, दोनों की यूनिट सेम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपके सामने, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एवरेज इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी को यहां से वहां ले गए। जब ये वहां से वहां जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस किया एक्टिवेशन एनर्जी को, हमारे पास जवाब आया 10, यानी 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 10 किलो कैलोरी पर मोल। ये बात याद रखिएगा कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स या 1 जूल्स इक्वल टू 0.239 कैलोरी। ये काम हम कब करेंगे, जब हमें एक पैरामीटर जो है वो जूल्स में गिवन हो, दूसरा कैलोरी में गिवन हो। जब दोनों अलग अलग गिवन हो तो फिर हम यूनिट कन्वर्जन भी करेंगे। जैसे अब पहले सवाल में देख रहे हैं कि पहले सवाल में आपके पास मौजूद है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन किलो जूल्स पर मोल if the activation energy of reactant is this kilojoule per mole and internal energy of reactant is 4 kilocalorie per mole। इसमें रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी और इंटरनल एनर्जी दोनों जो है किलो कैलोरीज पर मोल में गिवन है, लेकिन हमसे जो जवाब मांगा है थ्रेशोल्ड एनर्जी का वो मांगा है किलो जूल्स पर मोल में। यानी पहले हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल उसी तरीके से, यानी दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, यानी 6 और 4 को ऐड कर लिया जाएगा, जवाब आ जाएगा 10। अब उस 10 को हम कन्वर्ट करेंगे जोल्स में, तो कैलोरी को जोल्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, 4.184 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास जो भी जवाब आएगा उसको हम 4.184 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो जवाब आएगा वो होगा किलो जूल्स पर मोल में आएगा। बाकी ये दो सवालात आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके साथ ही लेक्चर इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं क्योंकि इनके सपोर्ट की वजह से ये लेक्चर बनाना जो है वो नामुमकिन था। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह
अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।